हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे हम डच कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है भारत में डच कंपनियों का आगमन। डच लोग जो है 1595-96 में इंडिया की ओर प्रवेश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको अगर क्लियरली हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है और वो क्रम देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंग्लिश में लिखिएगा और पाठशाला हिंदी में, एजुकेशन पाठशाला चैनल में हमारी प्लेलिस्ट में जा करके जो पुर्तगाली लोगों ने भारत में आगमन किया है, जैसे पुर्तगाल से निकलने वाले कई महत्वपूर्ण यात्री बारगोलिमो डियाज जैसे केप ऑफ गुड होप की खोज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कोलंबस अमेरिका की खोज कर लेते हैं, और बाद में हमारे कौन पुर्तगाल आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो भारत की खोज कर लेते हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन वाले टॉपिक्स में किया है। आप वो वीडियोस आप जरूर आप देखिए ताकि आपको ये जो हमारे आगे की वीडियोस है क्लियरली समझ आना लग जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डचों का भारत में आगमन। जो डच लोग हैं, डच लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में नहीं रह पाते, व्यापार करते हैं, फिर ये कि गरम गरम खाने की कोशिश करते हैं, मुंह जल जाता है। कुछ इसी तरीके का डच लोगों के साथ में होता है। ठीक है, बात करते हैं 1595-96 में। ठीक है, कारण क्या होता है 1595 में, क्या होता है आपके पास 1595 देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर आपको समझाऊं तो देखो, यहां है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहां पर है साउथ अमेरिका, कुछ इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और यहां पर आपके पास अफ्रीका है, अफ्रीका को ये मान लीजिए। ठीक है, और यहां ऊपर हमारे पास है यूरोप, यूरोप को यहां मान लीजिए। एशिया हमारे पास यहां पर है। कुछ मैप में स्थिति देखोगे तो कुछ ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहां ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहां ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप में यहीं पे आपको पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, हॉलैंड, सारे जो देश हैं यूरोपीय लोग जो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं व्यापार के लिए। एक ठंडा इलाका है, जो हमने आपको एशियाई कंपनी के बारे में बताया था। जब पुर्तगाल लोग आ रहे थे तो उनका भी मेन कारण जो भारत में आने का था वो यही था कि जो इस क्षेत्र में है, यहाँ पर आपके पास अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर वगैरह है। ठीक है, तो क्या होता है जब यूरोप इन क्षेत्रों में ठंड का माहौल होता है, अटलांटिक महासागर यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे ठंड का माहौल होता है। तो स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, हॉलैंड, ये सारे देश जो क्या कर लेते हैं ये सारे देश क्या कर लेते हैं, गरम मसालों की खोज में आपके एशियाई देशों की ओर प्रवेश करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब पुर्तगाली लोगों को यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है इंडिया आने का, तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, डच लोग भी भारत में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डच लोग जो हैं क्या है, पहले बात समझ लीजिए डच लोग थे कौन। डच लोग ये थे तत्कालीन समय में हॉलैंड, जिसे हम कहते थे, क्या कहते थे, हॉलैंड। हॉलैंड का वर्तमान नाम हमारे पास है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड जिसका भी वर्तमान में नाम क्या है, नीदरलैंड। क्या किया जाता है कि नीदरलैंड, हॉलैंड, यही डच लोग होते हैं। डच लोग क्या कर लेते हैं, इंडिया में आने की कोशिश, एशिया महाद्वीप पे, यहाँ पे ले लीजिए आप इंडिया को। ठीक है, इंडिया यहाँ पर ले लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। तो बात क्या होती है, ये फिर डच लोग क्या कर लेते हैं, जब पुर्तगालियों को भारत में क्या सक्सेस मिल जाती है एक तरीके से, तो क्या कर लेते हैं, डच लोग भी भारत आने का प्रयास करते। लेकिन जब यहाँ से निकलते डच यात्री, नाम है 1595
96 भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। 1595-96 में डच यात्री कौन? डी हाउटमैन। डच यात्री का नाम क्या है? डी हाउटमैन है। डी हाउटमैन क्या करते हैं, जब डच यहाँ से नीदरलैंड हॉलैंड से निकलता है तो वो यहाँ अफ्रीका क्रॉस करते हुए यहाँ पर हिंद महासागर से क्रॉस होते हुए यहाँ पर है आपके क्या? इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा। ये कुछ द्वीप, कुछ देश हैं जो यहाँ पर आपके क्या एशिया के निचले दक्षिणी हिस्से में आपके यहाँ पर सुमात्रा, जावा और इंडोनेशिया। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया ये कुछ देश हैं। तो हाउटमैन क्या कर लेते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, इंडिया में प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में व्यापारिक केंद्र डचों का कहाँ पर होता है, तो वो बनाते हैं अपना इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया में वो व्यापारिक केंद्र बनाते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, जब इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा इन क्षेत्रों में क्या होता है, कहाँ? जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इन क्षेत्रों में जब डच कंपनी को अच्छा लाभ होता है, वो अच्छा कमाते हैं और यूरोपीय कंपनियों का भारत या एशियाई देशों में आगमन का कारण ही ये रहता है, गरम मसाले, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जो गर्म चीजें हैं उन्हें एशिया से यूरोप में ले जाने के ही व्यापार अधिकतर वो लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ आकर उनको देखते हैं कि क्या यहाँ पर व्यापार करने के लिए हमारे पास कई अपॉर्चुनिटीज है, तो कंपनी क्या करने लगते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर अपने केंद्र बनाना शुरू कर ले और व्यापार स्टार्ट कर ले। ठीक है। यही लालच जो है यूरोपियों को भी, यूरोप के सारे देशों को, जैसे पुर्तगाल अभी भी यहाँ चल व्यापार कर रहे हैं और नीदरलैंड या हॉलैंड, डच जिन्हें हम बोल रहे हैं, ये अभी अंग्रेजों के पैरेलल चलेंगे इंडिया में। ठीक है। क्योंकि इनके साथ साथ ही पीछे 1598-97 में क्या अंग्रेज भी इंडिया की ओर आना शुरू कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब हाउटमैन अपने हॉलैंड से निकलता है और हिंद महासागर होते हुए जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और वहां पर उनका जब व्यापार अच्छा चलता है तो डच लोगों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ होता है? पहला व्यापारिक केंद्र क्या कहा हमने कि डच लोगों का जो पहला व्यापारिक केंद्र होता है इंडोनेशिया होता है। ठीक है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन क्षेत्रों में जब उनका व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो वो क्या होता है कि लालच बढ़ने लगता है डच लोगों में भी। अब डच लोग क्या सोचते हैं कि क्यों ना अब हम भारत की ओर प्रस्थान करें और भारत में भी व्यापार शुरू कर दें। तो 1596 में जब भारत में आगमन कर लेते हैं कौन? डच लोग। तो डच लोग जब भारत में आते हैं तो वहां पर भी उनका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में व्यापार अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो डच लोग हैं उनके पैरेलल कौन चल रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज भी आ चुके हैं इंडिया की ओर। डच और अंग्रेज अब इंडिया में पैरेलल स्थिति में आना शुरू हो जाते हैं। तो जब पैरेलल डच और अंग्रेज चलते हैं, डचों का भी व्यापार अच्छा चल रहा है और अंग्रेजों का भी व्यापार अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो जब डच और अंग्रेजों का व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो डच लोगों को क्या लगता है कि यार जिस तरीके से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन क्षेत्रों में हमारा एकाधिकार है व्यापार में, क्यों ना हम इंडिया में भी एकाधिकार कर दें और इंडिया से भी अच्छा व्यापार हम शुरू कर सकते हैं। तो डच लोगों के, डच व्यापारियों के दिमाग में क्या आता है कि हम अंग्रेजों को इंडिया में परास्त करके क्या करेंगे, इंडिया में एकाधिकार हासिल कर लेंगे और जो दक्षिण भारतीय हिस्सा है वहां पर अपना व्यापार शुरू कर देंगे। तो अब स्थिति क्या आती है, मैंने कहा ना कि डच लोग क्या है ज्यादा देर इंडिया में नहीं टिक पाते। उसका कारण ही यही था कि उनके मन में बहुत जल्दी ही ये आ जाता है कि क्यों ना एकाधिकार कर लिया जाए अंग्रेजों को हरा करके। अब यहां से देख लेते हैं हम एक महत्वपूर्ण युद्ध जहां से क्या डच लोग हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले जाते हैं। अब हम उसकी पृष्ठभूमि देख लेते डचों का और अंग्रेजों का जो युद्ध होता है वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनती है वो स्टार्टिंग से हमने आपको बता दिया है कि डचों के मन में जो लालच आता है कि अंग्रेजों को हरा करके एकाधिकार से हम
दक्षिणी भारत हिस्से में व्यापार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वेदरा के युद्ध की पृष्ठभूमि। चलिए अब बनाते हैं हम वेदरा के युद्ध की पृष्ठभूमि। देखो कैसे, हमने अब क्या बताया था आपको कि जो डच लोग हैं इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और पहला व्यापारी केंद्र इंडोनेशिया को बनाते, वहां पर डचों का यानी कि हॉलैंड तत्कालीन, अब इसका नाम क्या है, नीदरलैंड है वर्तमान में, तो वहां के निवासी थे ये डच लोग। ठीक है, इन लोगों का जब इंडोनेशिया कहाँ देखो, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इन क्षेत्रों में जब डचों का व्यापार अच्छा चल रहा होता है और पहला व्यापारी केंद्र भी वो इंडोनेशिया को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब इन क्षेत्रों में व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो ज्यादा व्यापार के उसमें लालच स्टार्ट हो जाता है डचों में भी, जैसे कि पुर्तगालियों में भी हुआ था। ठीक है, डचों में जैसे व्यापार का लालच और उत्पन्न होता है तो वो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा से ऊपर उठना शुरू कर लेते हैं और भारत की ओर आना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत की ओर जैसे ही आना स्टार्ट करते हैं, यहां पर अंग्रेज इनके पैरेलल चल रहे हैं, तो अब डचों के मन में आता है कि क्या करेंगे, अब हम अंग्रेजों को हरा करके, परास्त करके, भारत में एकाधिकार करके अपना सिंगल व्यापार करेंगे, जिससे कि उनको ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, और ज्यादा लालच के चक्कर में डच लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर अब डच लोग सोचते हैं 1558 में, क्या कहा हमने, डच भारत का वेदरा का युद्ध की हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, डच लोग क्या सोचते हैं, डच सोचते हैं कि जब बंगाल के नवाब 1759 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वेदरा का जो युद्ध होता है वो स्टार्ट होता है किस किस के बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में। डच वर्सेस अंग्रेज होता है वेदरा का युद्ध। कैसे होता है, जब डचों के मन में लालच स्टार्ट हो जाता है तो डच लोग क्या कर लेते हैं, बंगाल के नवाब मीर जफर के पास चुपके से जाते हैं। ठीक है, चुपके से जाते हैं और चुपके से मीर जफर के साथ संधि करते हैं और संधि में कहते हैं कि जब हम अंग्रेजों को परास्त करेंगे तो आप, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में जो मीर जफर है उसकी सेना क्या है, डचों का साथ देगी। ठीक है, डच लोग जाते हैं कहाँ, बंगाल में, क्या करते हैं, बंगाल के नवाब मीर जफर को कहते हैं कि हम अंग्रेजों पे जब आक्रमण करेंगे तो आपकी जो सेना होगी वो हमारा साथ देंगी। ठीक है, ये संधि बन जाती है मीर जफर के साथ। लेकिन इसी टाइम पे अंग्रेजों के क्या हुआ, डच लोग मीर जफर के पास गए, उनसे उनकी सेना मांगी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इस स्थिति को भांपते हुए क्या कर लेते हैं, अंग्रेज गवर्नर जनरल होते उस टाइम कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव होते हैं अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय। तो रॉबर्ट क्लाइव काफी चतुर होते हैं और स्थिति को भांपना जानते हैं। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव भांप लेते हैं कि डच लोगों ने मीर जफर के साथ क्या कर लिए, संधि कर लिए, अब युद्ध करना है अगर डचों को अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों के तो युद्ध समान, ज्यादातर अधिकतर सामान्य बस्तियां जो है डचों की कहां पर है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में। तो क्या कर लेते, जब डच लोग यहां पर भनक पड़ गई किसे, गवर्नर जनरल किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव भी अब डचों को परास्त करने की सोचते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेते, जब इंडिया से यानी पश्चिम बंगाल से इंडोनेशिया की ओर हथियार लाने के लिए, यानी कि जो ज्यादातर हथियार सामान जो है डचों के वो इंडोनेशिया में रहते हैं, उनकी बस्तियों में रहते हैं, तो इंडोनेशिया से सैनिक और हथियार मंगाने जब डच लोग जाते हैं तो बंगाल में एक जगह पड़ती है चिनसुरा। कौन सी जगह पड़ती है, चिनसुरा बंगाल जगह पड़ती है, और चिनसुरा के पास में जगह है वेदरा। इस क्षेत्र में ही क्या उन पर आक्रमण कर लेते हैं अंग्रेज के, डचों पर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज लोग क्या कर लेते हैं,
ठीक है। चिनसुरा जगह पड़ती है कहाँ, बंगाल में, ठीक है। बंगाल में चिनसुरा जगह है, बंगाल में चिनसुरा है, और चिनसुरा के जगह पे ही क्या है, वेदरा है, ठीक है। और ये वेदरा का जो युद्ध स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या है, पता लग गया रॉबर्ट क्लाइव को, और युद्ध जो है वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के बीच में, कब से, 1 नवंबर से 25 नवंबर 1759 तक, ठीक है। पृष्ठभूमि देख लिए ना। तो ये जो वेदरा का युद्ध तब स्टार्ट हो जाता है 1 नवंबर से 25 नवंबर 1759 तक, यानी कि 25 दिन का ये वेदरा का युद्ध चलता है, जिसमें क्या, अंग्रेज लोग डचों को परास्त कर लेते। कब, जब डच लोग इंडोनेशिया की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं कि हम वहां से सैनिक और हथियार मंगाएंगे और यहाँ इंडिया में अंग्रेजों को परास्त करेंगे, लेकिन उससे पहले ही चतुर रॉबर्ट क्लाइव क्या कर लेते हैं, आधे में ही, यानी कि चिनसुरा वेदरा के वाले क्षेत्र में ही डचों को वहां पर परास्त कर लेते हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, डच लोग हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी हैं, ठीक है, और वो जब जावा सुमात्रा क्षेत्रों में व्यापार कर रहे होते तो भारत की ओर भी आते, भारत में वो एक अधिकार करना चाहते, अंग्रेजों को हराना चाहते, लेकिन ये स्थिति जो है रॉबर्ट क्लाइव पहले ही भांप लेता है। और जब डच लोग इंडोनेशिया अपनी बस्तियों से सैनिक और हथियार मंगा रहे होते तो रात के टाइम पे ही रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे थे, आधा रास्ते वेदरा में ही क्या कर लेते हैं, रात को अंग्रेजी सैनिकों को और डच सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से डच लोग जब यहाँ पर हार जाते हैं तो वेदरा के युद्ध में डच लोग जब परास्त होते तो वो यहाँ से हमेशा के लिए भारत छोड़ देते हैं और अपने क्षेत्र इंडोनेशिया में ही व्यापार शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा डचों का, भारत का जो कार्यकाल समय रहता है वो इतना ही होता है डचों का। आगे हम देखेंगे अंग्रेजों का आगमन, फिर डैनिश, फ्रांसीसी, इन सब का आगमन देखेंगे। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।